हिंदी वाङ्मय निधि के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.एन. कपूर जी, प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी, श्री गोपाल चतुर्वेदी जी, हिंदी वाङ्मय निधि के सचिव श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, श्री शैलेंद्र द्विवेदी जी और आदरणीय हिंदी प्रेमियों, हिंदी की अच्छाई और थोड़े संकट दोनों की चर्चा करूंगा मैं। साहित्य का जन्म, जैसा हम परिचित हैं, अक्षर के रूप में माना जा सकता है। अक्षर जिसका क्षरण न हो और वह सरल व्युत्पत्ति है। अक्षर जिसका क्षरण न हो। हिंदी की वर्णमाला में अद्भुत प्रवीणता है, प्रखरता है, प्रतिभा है। अक्षरों का क्रम, आरोह अत्यंत वैज्ञानिक है। फोनेटिक्स जो हम लोग कहते हैं, जो ध्वन्यात्मक भी है, जैसे अभी बताया मिश्र जी ने, क ख ग घ में ङ मिलेगा, जो अनेक भाषाओं में विश्व में नहीं है। तीसरी बात, जो विकास का अगला क्रम है वो शब्द का है, अक्षर के बाद। और हम ये मानते हैं कि शब्द में ब्रह्म की ताकत कही जाती है, पावर ऑफ द क्रिएटर। क्यों कही जाती है हम जानते हैं, क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम नई सृजनात्मकता कर सकते हैं। लेकिन एक विचार और भी है कि शब्दों की तुलना एक पिंजरे से भी की गई है, जिस पिंजरे में एक चिड़िया बंद है और वो चिड़िया विचार और भाव का प्रतीक है। चिड़िया पिंजरे के अंदर फड़फड़ा तो सकती है लेकिन उड़ नहीं पाती। तो इस शब्द का संकट भी है। शब्द में विलक्षण गुण भी है। शब्दातीत और कालातीत होने की क्षमता है शब्द में। ट्रांसेंडेंस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, दी काल का अतिक्रमण की। अब संकट कहाँ आता है कि वर्ल्ड वार जो WORLD है, वर्ल्ड वार का युग तो समाप्त हो गया। आशा यही है विश्व को, लेकिन उसमें एल गायब हो गया है। वर्ल्ड वार की जगह वर्ल्ड वार का युग शुरू हो गया। तो विश्व युद्ध के स्थान पर शब्द युद्ध का कार्यान्वयन पूरे विश्व में हो रहा है, जिससे हम बच के भाग नहीं सकते। इसलिए अत्यंत मूल्यवान प्रश्न ये है जिसे हमें विचार करना चाहिए कि क्या आज हम हिंदी में इस शब्द युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विश्व स्तर पर जो संकट आया है, इधर 15-20 वर्षों से बढ़ता जा रहा है। मैं अंग्रेजी में उसे कहता हूं, ग्राफोस्फीयर हैज बिकम वीक। जो लिखावट का युग है वो कमजोर होता जा रहा है, लेकिन जो दिखावट का युग है, जो वीडियो स्फीयर है, वो बढ़ता जा रहा है। तो लेस ऑफ ग्राफोस्फीयर, मोर ऑफ वीडियो स्फीयर। लिखावट का युग कमजोर और दिखावट का युग बढ़ रहा है। Our reading society has now become a viewing society. भारत की तस्वीर है। नए शब्दों की, ये बड़ी गंभीर बात है, नए शब्दों की जो संरचना है, कितने नए शब्द संरचित हुए प्रतिवर्ष, ये भी देश के विकास का आईना है जो हम नहीं समझ रहे हैं। और इसकी तुलना आवश्यक है, रोज आवश्यक है, प्रतिवर्ष आवश्यक है। जो नए सृजित नामकरण है किसी चीज का, नोमेनक्लेचर है, उसका अधिकारी कौन है। यहां से संकट का निवारण और संकट की डायग्नोसिस दोनों है। नए शब्द की रचना कौन कर सकता है, इसे अधिकार है विश्व में। वो अधिकार है केवल अनुसंधानकर्ता को। जो अनुसंधान करता है वही सर्जक है, वही क्रिएटर है। और इसीलिए शायद ब्रह्मा से हमने तुलना की थी। अब आप अगर नए जो नाम सृजित हो रहे हैं, रचे जा रहे हैं भाषाओं में, उनकी एक सूची और तालिका बनाएं, उस पर गौर करें, तो पता चलता है कि हमारे जो देशज शब्द हैं, जो देशी बोली के शब्द हैं, लोकोत्पत्ति वाले शब्द हैं, जो आम आदमी ने पैदा किए हैं, उनकी आधुनिक पैदावार बड़ी रोचक भी है। जैसे कटिया शब्द, चमचा शब्द, जुगाड़ शब्द है। इन पर हंसने की आवश्यकता नहीं है। अभी हंसने के लिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं। यह सच है कि कम से कम देशज शब्दों का उत्पादन तो हुआ।
जो संकट है पूर्व में देशज शब्द साहित्य में भी समाहित थे, ब्रजभाषा में मैंने देखे हैं। हरिशंकर मिश्र जी ने, मुझे तारीख याद है, 11 अगस्त 2014 को 4 लाइनें दोहावली की सुनाई जो मैंने अंकित कर ली। सहवासी कांचो गिलय पुरजन पाक प्रवीण, काल छेप के मिल करे तुलसी खग मृग मीन। तो देशज शब्दों को सुन के हमें हंसना नहीं चाहिए, वो साहित्य में भी थे। लेकिन कठिनाई क्या हो गई है कि अंग्रेजी में नए शब्दों की उपज बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है, व्यापक है। सेल्फी अभी नया शब्द निकला है, इंटरनेट, गूगल। विद्वानों और विशेषज्ञों ने जो खास तौर से शब्द उत्पादित किए हैं वो अंग्रेजी में ज्यादा है और इसे समझने की आवश्यकता है। हिंदी प्रेमियों को इसको समझना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि पढ़ना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब शब्द पिघलता है, शब्द को ब्रह्म कहते हैं, मैंने शब्द के पिंजड़े से तुलना की, शब्द पिघलता भी है। और जब शब्द पिघलता है तो संगीत का जन्म होता है और वहाँ भारत आगे है, काफ़ी आगे है, जो उदात्तीकरण जिसे कहते हैं, सब्लिमेशन अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो इसमें हमने ज़रूर अपनी धाक बनाई है विश्व में। शब्द के बाद अगला पायदान है वाक्य का। ना यही संप्रेषण का जनक है, यही संप्रेषण का पितामह है वाक्य। और संकट यह है कि आधुनिक विषयों में, मैं केवल विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक विषयों में हिंदी में संप्रेषण में जो 3-4 गुण चाहिए, हिंदी में नहीं कह रहा हूँ, और विषयों में जो शील स्नेह सरल रस सानी जो तुलसी कह गया है, वहाँ पहली कमी दिखाई देती है। मर्म की बात बड़ी सरल यह है कि मुश्किल बोलना बहुत आसान है, मुश्किल बोलना बहुत आसान है, लेकिन आसान बोलना बहुत मुश्किल है। और यहां से भाषाओं का संकट पैदा होता है और जिसे हमें समझना पड़ेगा। ना लिपि की चर्चा है, लिपि केवल भाषा की अस्मिता का ही रक्षक नहीं है, मैं एक कदम आगे चल के कहूंगा, संस्कृति और देश की अस्मिता की भी रक्षक है। क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव की जो संस्कृति की परिभाषा है, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, किसी और भाषा में ऐसा परिभाषा उपलब्ध नहीं है, किसी भाषा में ऐसी परिभाषा उपलब्ध नहीं। मैं जान के दोहरा रहा हूं इस वाक्य को। आचार्य जी ने कहा चित्त भूमि की खेती संस्कृति है, और अगर ये सच है तो मैं समझता हूं लिपि की बहुत बड़ी रोल है पूरे राष्ट्र को भी संचित और सुरक्षित रखने की। हिंदी भाषा का जो हाजमा है, जो पाचन शक्ति है, बहुत अच्छी, लेकिन वो सुखद भी है और दुखद भी है। दुनिया भर के शब्द आयातित हो रहे हैं, लेकिन स्वयं नए शब्दों को जन्म देने की क्षमता कमजोर है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो डर यह है कि जो असीमित आयात हो रहा है शब्दों का, उससे कहीं हिंदी का मूल स्वरूप धीरे धीरे गायब न होने लगे। और इस दुख का निवारण कैसे किया जाए, मैं इसकी 1-2 लाइनों में जरूर चर्चा करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। सूत्रवत दुख के निवारण का एक रास्ता तो यह है कि जो गहन अंतर विषयी अनुसंधान करने की आवश्यकता है, यह एक अकेला इलाज है। इंटेंस इंटरडिसिप्लिनरी वर्क। मैं अभी गोपाल जी से यही चर्चा कर रहा था, बड़ा सुंदर नाम है इसलिए गोपाल जी काफी है, भगवान का स्मरण भी है। उनसे मैं यही कह रहा था कि साहब विज्ञान के लोग अपने अपने डिब्बों में बंद हैं, हिंदी अपने डिब्बे में बंद है, इससे गुजर नहीं होगी, आप विश्व में पिछड़ते जाएंगे। मुझे खूब याद है अच्छी तरह से, मैं अगर सरलता से कहूँ, एक नोबेल लॉरिएट हुआ है फ्रांसिस क्रिक। 6 फरवरी 2003 को उसने एक अंग्रेजी में बात कही, मैं उसे पूरा नहीं कह रहा हूँ। कोई कहता है नेचर हाइब्रिड स्पीशीज आर यूजुअली स्टेराइल, but in science and in all other subjects the reverse is often true. all other subjects मैंने बढ़ा दिया, the reverse is true. hybrid subjects are astonishingly fertile. ये मंत्र 2003 का दिया हुआ है, अब 12 साल बाद तो हमें समझना पड़ेगा।
जो संप्रेषण की जो सरलता और सृजनात्मकता है, केवल संप्रेषण से काम नहीं चलेगा, वो संप्रेषण जो सरल भी हो और सृजनात्मकता भी हो, विश्व में क्रिएटिव हो, बिना उसके हिंदी में ऐसी क्रांति संभव नहीं है और जिस पर विचार करना पड़ेगा। अंत में मैं कहूंगा 4 पायदान हैं आज 2015 के। किसी पायदान से आप बच के भाग नहीं सकते। आपकी इच्छा हो तो ओम गोगलाय नमः कहिए, मत कहिए, यह आपकी इच्छा है। आपको गूगल पसंद है नहीं पसंद है, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। 4 पायदान है सूचना, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और बोध के। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, इंट्यूशन। चारों पायदान मूल्यवान हैं। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का रिश्ता पता है हमें विश्वविद्यालयों में। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। इसीलिए बच्चे अगर थीसिस भी चुराते हैं तो गूगल से। सूचना और ज्ञान का रिश्ता मालूम है, खूब इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो आगे के 2 पायदान है विजडम और इंट्यूशन के, विश्व में जो अधिकांश विलक्षणता का जो मूल मंत्र है, मूल आधार है, वो इंट्यूशन है। तो संरचित सूचना से तो ज्ञान ले रहे हैं हम, लूट रहे हैं, उलीच रहे हैं, लेकिन आगे जो 3रा और 4था पायदान है उसमें निहायत कमजोर है। आइंस्टाइन के वाक्य नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन उसकी क्या बात कही उसने, जो भारतीय संस्कृति की बात है। आइंस्टाइन ने, ये अंतिम बात कह रहा हूं मैं, आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो बोध है, इंट्यूशन है, वो तो पवित्र उपहार है भगवान का। भगवान शब्द नहीं कहा उन्होंने। इंट्यूशन तो उपहार है मनुष्य, मानव जाति के लिए। और जो बुद्धि संपन्न मानस है, इंटेलेक्ट है, वो एक विश्वास पात्र नौकर है। मेरा वाक्य नहीं है। हमने एक ऐसा समाज बना दिया है, मुझे भारत में अब ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आइंस्टाइन कहता होगा वहीं इंग्लैंड में, हमने ऐसा समाज बना दिया है जहां हम नौकर को तो सम्मानित करते हैं, जो रैशनल माइंड है उसको तो सम्मानित करते हैं, लेकिन उपहार जो इंट्यूशन है उसको भूलते जा रहे हैं। और जब तक ये विश्वविद्यालय वो नहीं बदला जाएगा, समस्या बढ़ेगी। मैंने इसीलिए बड़ी कठोरता से कहा है, अपने वेबसाइट में भी कहा है कि गुलाम भारत के विश्वविद्यालय आज़ाद थे, गुलाम भारत के विश्वविद्यालय आज़ाद थे, आज़ाद भारत के विश्वविद्यालय गुलाम होते जा रहे हैं। कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है, दुखद है लेकिन सच है। बड़ा कठोर वाक्य है, मैंने थोड़ी नरमी बरती है उसमें भी दूसरे भाग में। अंत में मैं यही कहूँगा, जहाँ से बात शुरू की उसी पर समाप्त करूँगा और ये कहूँगा आज हिंदी को, हिंदी भाषा को उसी स्तर की प्रतिभा चाहिए जिस स्तर की प्रतिभा से हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने, मुनियों ने अद्भुत वर्णमाला बनाई थी। मैंने अद्भुत वर्णमाला से प्रारंभ किया और अंत में यही कहा कि जब तक वो अद्भुत गुण नहीं होगा सृजनात्मकता का, उसमें फोनेटिक्स भी थी, साइंस भी थी, एक गजब का तरीका था। जो लिखा जाता था बोलते थे, और बहुत सी भाषाओं में नहीं है, लिखेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और। जब तक तो उसी स्तर की प्रतिभा नहीं खोजेंगे, ढूंढेंगे, रखेंगे, लाएंगे, उसे संपन्न होने देंगे, तब तक मैं समझता हूँ हिंदी का क्यों पूरे देश का भला कब होगा। क्योंकि मैंने बार बार एक नई बात कही है जो मैंने अभी डाली है कल वेबसाइट में, कि जो नए शब्दों की संरचना, संख्या है, आप इकोनॉमिक्स और इन सब चीज़ों से नापते हैं कि साहब जीडीपी कितना है, कुछ मुल्कों में हैप्पीनेस का भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा जो विश्वविद्यालयों को कहना चाहिए कि नए शब्दों की संरचना भी किसी देश के विकास को दर्शाती है। मैंने भी कहा है, ही नहीं कहा है, और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और अगर मैं